नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रांसफॉर्म्स ज्ञान से परिवर्तन में। तो इस वीडियो में हम मौसम और एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो इस खास वीडियो में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे जो वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में, वो कौन कौन सी होती हैं और धरती से लेके कितनी दूरी तक उनका जो प्रभाव है वो रहता है या धरती से कितनी दूरी तक वो होती हैं। तो सबसे पहली जो परत है वो है ट्रोपोस्फेयर। ये हम देख पा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर, जो कि धरती से लेके 9 मील तक की दूरी पे रहती है। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे हवाई जहाज़ और ये गुब्बारे जो हैं इसी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। और ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये देखिए, हवाई जहाज़, गुब्बारे या जो भी हम छोड़ते हैं ऊपर की तरफ वो इसी उसमें उड़ते हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर को हम चारों तरफ से देख लेते हैं एक बार। ट्रोपोस्फेयर के बाद बारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर ये धरती से लेके 31 मील तक की दूरी अगर हम मान के चलें तो उसमें उड़ते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात करें तो इसमें जो हमारे जो दूसरे लड़ाकू विमान हैं इस ऊंचाई तक वो चले जाते हैं। देखिए, लड़ाकू जहाज़ जो है ट्रोपोस्फेयर में, हवाई जहाज़, और जो लड़ाकू विमान हैं ये लड़ाकू विमान जो है वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद अगली जो है वो है मीज़ोस्फेयर। मीज़ोस्फेयर अगली जो परत है वो मीज़ोस्फेयर है। ये हम मीज़ोस्फेयर को देखेंगे चारों तरफ से। मीज़ोस्फेयर किस तरह का दिखाई देता है मीज़ोस्फेयर, ये देखिए 53 माइल तक या 53 मील तक इसकी दूरी। और उसके बाद अगली परत जो है वो है थर्मोस्फेयर। 53 से ऊपर 310 मील तक। और इसमें जो हमारे सैटेलाइट हम देख पा रहे हैं, देखिए चौथी परत थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर में देखो सैटेलाइट हम देख पा रहे हैं कि इस रेंज में जो है थर्मोस्फेयर में 310 मील की दूरी में जो सैटेलाइट हैं वो उड़ते हैं। और उसके बाद अगली जो हम कहेंगे परत है, उस परत का नाम है एक्सोस्फेयर। ये हम कहेंगे 5वीं परत है और ये 6213 मील की ऊंचाई तक है। और इसमें हमारे जो अंतरिक्षयान हैं वो उड़ते हैं, वो जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से लेके स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, 5 परतें 9 मील से लेके 6213 मील तक की। ये हम इसको चारों तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, काफ़ी ही सुंदर ये परतें हैं। ये पूरा बेहद ही सुंदर तरीके से ये परतें ये देख रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में जहाज़ और गुब्बारे उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में लड़ाकू विमान, मीज़ोस्फेयर में कुछ नहीं उड़ पाता। थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट्स हैं वो 310 मील तक की दूरी की। और एक्सोस्फेयर में तो अंतरिक्षयान इत्यादि। तो इसमें ये अब इसके बाद बारी आती है वाटर साइकिल यानी कि
जल चक्र की। तो जल चक्र जो है वो हम इस भाग में समझने की कोशिश करेंगे। तो जल चक्र क्या है? तो जल चक्र का अर्थ होता है कि जिस तरह से ये पूरा पानी धरती से लेके या समुद्र से लेके आसमान से होके फिर से नदियों, नालों, दरियाओं या झीलों के रूप में इकट्ठा होता है और ये पूरी तरह से चक्कर चलता रहता है। तो किस तरह से, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा, कि बादल हमारे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये बादल और नीचे पहाड़ भी हैं और पहाड़ों से जो है नदियाँ इकट्ठा होकर समुद्र या झीलों में जाती हुई ऊपर जो है संघनन हो रहा है, यानी कि कंडेंसेशन, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण हो रहा है। और वर्षण होके जो वर्षा है वो नीचे आसमान से होती हुई धरती में जा रही है। तो ये देखिए वाटर साइकिल, अगर हम आगे जानना चाहें वाटर साइकिल में, देखिए समुद्र, पर्वत या पेड़ या झीलें, जितने भी जल स्रोत हैं उनमें से जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी जब पड़ती है इसके ऊपर, तो एक तरह से गर्मी से जो वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण के बाद वो जो पानी है वो बादलों के रूप में वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जब वाष्प के रूप में इकट्ठा होता है तो जब परिस्थितियां बनती हैं और ये बादल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तो ये वर्षा हो जाती है। तो ये जल चक्र का बेहतरीन नज़ारा, आप जल चक्र समझ सकते हैं किस तरह से जल जो है वो वर्षण होता है, फिर से वही इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बाद कंडेंसेशन यानी कि संघनन, वो घने हो जाते हैं, और घनन के बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षणी और वर्षा हो जाती है। तो इसी तरह से ये चक्कर चलता रहता है। तो अब इस भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम के कितने प्रकार होते हैं। ये हम देख पा रहे हैं एक अच्छा दिन नॉर्मल जिसमें धूप खिली है, और उसके बाद ब्लिज़र्ड यानी कि एक बर्फ़ का तूफ़ान जिसमें बर्फ़ पड़ रही है और हवाएं भी साथ में चल रही हैं। बर्फ़ के तूफ़ान में क्या होता है कि हवाएं साथ में चलती हैं और बर्फ़ पड़ती है। उसके बाद ये सूखे की स्थिति, जब बारिश नहीं होती है लंबे समय तक, तो जो है वो सूखा पड़ जाता है। और सूखे के बाद थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कने के साथ बारिश, बिजली जब कड़कती है और साथ में बारिश हो रही है। ये देखिए ये रहे अलग अलग तरह के मौसम के पैटर्न नॉर्मल। अब इस भाग में हम जानेंगे कि धरती में पानी जो है वो कहाँ कहाँ है, और क्लिक करके हम जानते रहेंगे कि कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए आइस कैप्स यहाँ पे पोलर आइस कैप्स में कितना परसेंट पानी है, जो कि लगभग 2% के करीब पानी है। और पूरे इन आइस कैप्स में यानी कि इन ग्लेशियर्स में, और धरती का जो 70% पानी है वो इन्हीं आइस कैप्स में है। इसके बाद ये एटमॉस्फेयर में जो बादल हैं वो भी पानी इकट्ठा रखते हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर यानी कि जलीय पानी कहाँ कहाँ है, देखिए धरती के अंदर भी पानी रहता है, उसको हम भूसागर कहते हैं। और ये आप सफ़ेद से देख पा रहे होंगे, ये बादल हैं। ये धरती का एक दृश्य देखिए, काफ़ी बड़ा दृश्य देखने को मिल रहा है। ओशंस, इन ओशन यानी कि इन समुद्रों में धरती का 97% पानी रहता है। और ये हम ऊपर से अगर हम देखें, पूरा समुद्रों में धरती का 97% पानी रहता है। और ये सोलर आइस कैप्स में भी काफ़ी सारा पानी है। ये
बर्फ़ जमी है, इसके रूप में पानी है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना कि बारिश जल चक्र के बारे में हमने जाना